Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. As you know, we have covered almost every topic from this chapter. The topic which are left from your chapter 13 are these, right? So we try to finish these topics in this class and finish the chapter, right? Let's start with first topic and that is India at the games. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में इन्वेंट हुए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं गिल्ली डंडा हो गया, खो खो हो गया, बहुत सारे गेम्स उन्होंने बताया था और चेस बताया था जिसका नाम चतुरंगा था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज इंडिया एट द गेम्स एंड दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 101. व्हेन यू ओपन योर पेज नंबर 101 you will see this page and the topic is on the top. Let's start with your book. India had its modest share of pride with Abhinav Bindra become the first person from India to win an individual gold at Olympics. तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो है ना, भारत का जो है एक जिसे कहते हैं कि प्राइड मतलब जहाँ आप सर उठा के कर सकते हैं, आप प्राइड मतलब बेसिकली होता है कि जहाँ आपने कुछ अचीव कर लिया हो, तो वो जो है किसकी वजह से अनुभव किया था हमने, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड जिसे कह सकते हैं गोल्ड दिलवाया था ओलंपिक्स में। टू अदर यंगस्टर्स, और भी दो लोग थे, रेसलर थे वो, एक का नाम था सुशील कुमार, दूसरा था बॉक्सर विजेंद्र सिंह। ऑल्सो एग्जिबिटेड दो मेडल जीते थे, एक सिल्वर था एक ब्रॉन्ज था, जो कि पीवी सिंधु ने जीता और एक साक्षी मलिक ने जीता। तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर है, साक्षी मलिक आपकी कुश्ती खिलाड़ी है। तो इस तरीके से इंडिया ने अपना जो है अपना जितने सक्षम है, जो भी चीजें हैं वो स्किल जो है, टैलेंट जो है पूरे विश्व में फैलाया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सचिन तेंदुलकर, जो कि खेल जगत में बहुत ही ज्यादा हुआ नाम है। माइलस्टोन अचीव, अब सचिन तेंदुलकर ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट के वर्ल्ड में जो है बहुत ज्यादा माइलस्टोन यानी कि एक ऐसी बेंचमार्क बनाई है जहां तक सब पहुंच नहीं पाते। सचिन इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 15,500 रन्स इन अ टेस्ट क्रिकेट, यानी कि एक मैच होता है, टेस्ट मैच होता है, जिसके अंदर सचिन ही एक ऐसे प्लेयर है पूरे विश्व में जिन्होंने 15,500 रन बनाए हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन एंड द थर्ड इंटरनेशनल प्लेयर आफ्टर एलन बॉर्डर और ब्रेन लारा टू स्कोर ओवर 11,000 टेस्ट रन। तो पहले दो कौन से हैं, एलन बॉर्डर और दूसरे ब्रेन लारा, उसके बाद तीसरे जो है सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने टेस्ट में रन बनाए हैं 11,000। ही स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज, उन्होंने कहा टेस्ट मैचेस में उन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, जैसे कि 51 सेंचुरीज बनाई हैं। सेकंड ओडीआई सेंचुरीज उनकी 49 है, ब्रिंगिंग द टोटल टू आउटस्टैंडिंग 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज है। तो उनकी कुल मिलाकर 100 सेंचुरीज जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बनाई है, इसलिए उनको क्रिकेट जगत का मतलब सितारा भी कह सकते हो आप, एक बेस्ट प्लेयर उन्हें माना जाता है। हमारा नेक्स्ट है विश्वानंद अवार्ड्स। विश्वानंद अवार्ड्स क्या है? इंडियन चेस प्लेयर विश्वानंद मतलब सितारा भी कह सकते हो आप, एक बेस्ट प्लेयर उन्हें माना जाता है। हमारा नेक्स्ट है विश्वानंद अवार्ड्स। विश्वानंद अवार्ड्स क्या है? इंडियन चेस प्लेयर Vishwanathan Anand become the only man in the 122 years old history of the World Chess Championship to win the world title in all the three formats. तो उन्होंने कहा है 122 साल की हिस्ट्री में सिर्फ आनंद ही वो थे जिन्होंने जो है क्या कहते हैं चेस चैंपियनशिप को जीता था और तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने जीता था। आनंद बिकम द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन इन 2007। 2007 में उनको कोई भी हरा नहीं पाया था, वो जो है अनडिस्प्यूटेड यानी कि उनको कोई हरा नहीं पाया, वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। बीट उन्होंने किसको हराया था? व्लादिमीर रामनिक को, रशिया वाले प्लेयर को हराया था एंड डिफेंडेड हिज टाइटल इन नवंबर 2008। He then successfully defended his title in the world chess, मतलब वो अपने आप जो उनके गेम्स होते थे तो वो अपने आप का ही जो उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा था 2007 में, जो रिकॉर्ड बनाया उसको बीट करके नया रिकॉर्ड बनाया 2008 में, उसको बीट करके नया रिकॉर्ड बनाया 2010 में। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2012 में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, किसके खिलाफ? बोरिस गेलफैंड के अगेंस्ट। आनंद वाज ओनली कन्फर्ड honorary doctorate by the Tamil Nadu Physical Education and Sports University, the recognition of his
कंट्रीब्यूशन टू द गेम्स। तो उन्होंने कहा है कि आनंद को जो है क्या कहते हैं इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सुशील कुमार, दूसरा था बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ऑल्सो एग्जिबिटेड प्रॉमिसिंग टैलेंट बाय विनिंग 1 ब्रॉन्ज मेडल ईच। तो उन्होंने भी ओलंपिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में जीता था और सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था। सुशील कुमार वेंट ऑन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स। जब दोबारा ओलंपिक्स हुए दूसरे कंट्री में, वहां पर सुशील कुमार ने आपका चांदी का मेडल भी जीता था। तो इस तरीके से लोगों ने हमें जो है हमारे स्तर को ऊंचा किया इन खिलाड़ियों ने, मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स को जीतकर। इंडिया had won 2 Olympics medals in the 1952 Helsinki game when the hockey team had won the gold medal and wrestler KD Jadhav had won a bronze medal at record which had stood for 56 years। तो उन्होंने कहा है कि 1952 में जो है 2 लोगों ने मेडल जीते थे। पहले तो हॉकी के गेम में जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे वो लोग, और एक रेसलर जो कुश्तीबाज थे केडी जाधव, उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था और रिकॉर्ड रखा अपना 56 ईयर्स तक। उसके बाद कोई नहीं जीता। इंडिया हैड वॉन रिकॉर्ड 6 मेडल। उसके बाद इंडिया ने 6 मेडल का एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 2 जो है सुशील कुमार और विजय कुमार के हैं, 4 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है, ठीक है। 4 ब्रॉन्ज हैं गगन नारंग के, सानिया नेहवाल के, मैरी कॉम के, योगेश्वर दत्त के, जो कि कब उन्होंने रिकॉर्ड करवाया 30th ओलंपिक, जो 30वां ओलंपिक हुआ था, जो कि सन 2012 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट। आनंद वाज ओनली कन्फर्ड हॉनरेरी डॉक्टरेट बाय द तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द गेम्स। तो उन्होंने कहा है कि आनंद को जो है क्या कहते हैं इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर का टाइटल मिला है। किससे? तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। उन्होंने उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जो उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, उनकी जो उन्होंने जीता है, जो उन्होंने हासिल किया है, उसके लिए उनको ये टाइटल दिया गया है। और एंड ऑल्सो अवॉर्डेड, और उनको और अप्रिसिएशन कह सकते हो, अवार्ड मिला है। इंडियाज हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में मिला है, जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण, ठीक है। तो इस तरीके से उनको अवॉर्डेड भी करा गया है। ये भी जो है चेस वर्ल्ड में जो है एक जाना माना नाम है। चेस वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट वर्ल्ड में, दोनों गेम्स है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट योर चैप्टर 13 इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी मूव टू बुक एक्सरसाइज। आई सपोज यू हैव ऑल filled your books exercise as I have given this work to do as homework. Thank you for watching the video. Have a nice day. आविष्कार हुआ था, इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया था। तो चेस का फर्स्ट नेम जो था वो चतुरंगा है। अदर इंडोर गेम्स which have been played here for many years are played with cowrie shells। तो उन्होंने कहा है और भी तरीके के, इंडोर का मतलब होता है जो आप बंद किसी जगह पर खेलते हैं। तो ऐसे खेल और भी तरीके के खेल जो हैं भारत में इन्वेंट हुए थे, जैसे कि काउरी शेल, बीड्स और सीड्स। These games were played on board or even on the ground, on which various patterns are drawn and players have to throw the shells to see how far to move along the board। तो एक तरीके से जो आज की टर्म में हम है लूडो जिसे कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि गीटी वाला गेम जो है वो उस टाइम पे खेला जाता था। एक बोर्ड बना होता था जिसमें डायरेक्शंस बनी होती थी, वो गोटी को हिलाते थे, जो नंबर आता था उससे आगे मूव करते थे और देखते थे सबसे पहले जो है कौन आ रहा है या कौन आउट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडोर गेम लाइक लूडो। इन द फील्ड एंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन्स एंड विलेज मेनी गेम्स आर प्लेड। तो उन्होंने कहा है कि ये तो बात हुई इंडोर की, अब बात करते हैं आउटडोर की, यानी कि आपकी गलियों में, आपके खुले मैदानों में भी बहुत तरीके के खेल खेले जाते हैं। टीम्स बांट दी जाती है जो कि बहुत पॉपुलर होती हैं, जैसे कि इंडिया के जो पॉपुलर है वो खो खो है, कबड्डी है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने काइट फ्लाइंग जो है पॉपुलर बताया है। कुछ मतलब एक टाइम था जब पतंगबाजी जो है एक बहुत ही मुख्य जो है आपका खेल हुआ करता था। एंड सो आर द गेम्स ऑफ स्पिनिंग अ टॉप, यानी कि लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे।
लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे, गोलीज के साथ खेलते थे, स्टैपू जिसे कहते हैं वो खेलते थे। देयर आर मेनी अदर गेम्स सच एज ब्लाइंड मैन बफ, यानी कि ब्लाइंड मैन बफ का मतलब है कि आंखों पे पट्टी बांध के आप किसी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। एंड अदर गेम्स विच इन्वॉल्व रनिंग, होपिंग एंड कैचिंग, जिसमें आप पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, रस्सा कूदते, बहुत तरह के खेल जो है उन्होंने बताए हैं। Another game which is played by children all over the country but is unheard of in foreign country is गुल्ली डंडा। तो उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्री में जो है बच्चे हर जगह खेलते हैं, बस ये जो है फॉरेन में लोगों को नहीं पता इस खेल के बारे में, वो है गिल्ली डंडा। दिस गेम इज प्लेड विद अ गिल्ली। आपको पता होगा, अगर आपने देखा हो, इसमें दो टूल्स होते हैं, एक गिल्ली होता है, एक डंडा होता है। तो गिल्ली जो है छोटी सी होती है, जो लकड़ी की बनी होती है, शार्प एंड्स होते हैं उसके दोनों के, और एक डंडा होता है वो थिन स्टिक होती है। द गिल्ली इज हिट और स्कूप आउट ऑफ अ होल विद द डंडा। तो उन्होंने कहा डंडे से जो है गिल्ली को मारा जाता था और ऐसे उसको उठा के एक जो आपने फिक्स पॉइंट रखा है वहां तक पहुंचाया जाता था। इंडियन रेसलिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेल स्किल्ड स्पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कुश्ती जो है हमारे भारत की एक बहुत ही कुशल खेल इसको माना गया है। द बॉ एंड सॉरो, जिसको हम तीन पैरों जिसे तीर कमान कहते हैं, हैड प्रोवाइड ग्रेट कॉन्टेस्ट इन द पार्ट। पुराने समय में तीर कमान के बहुत तरीके के प्रतियोगिताएं होती थी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य? अगर आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा, ही वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था। Many of our games are enjoyed by children as well as adults। तो बहुत ऐसे खेल। Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. As you know, we are doing our chapter 13, right? We have discussed few topics from that chapter. The topics which we have discussed in our earlier classes was food, festival and films. So in today's class we move to next topic, and that is games, right? So in today's class we are going to discuss your topic games and sports. That is on page number 100. When you open your page number 100 of your books, you will see the topic on the top, right? Let's start from your books. Apart from modern games such as, यानी कि जो हमारे आज के जो है आधुनिक खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, नेटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और भी तरीके के, इंडिया के पास बहुत साल पहले पुराने जो है ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स भी थे। These games have been played for centuries and many of them were even invented here। तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो सालों पहले जो है इन्वेंट किए गए थे, और जो इन्वेंशन हुई वो इंडिया में ही हुई थी। द गेम ऑफ चेस हैज बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। जो चेस का गेम है वो भारत में बहुत टाइम पहले से खेला जा रहा है। इट वॉज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग। ये जो है राजाओं का खेल माना जाता था। एज किंग एंड द नॉर्मल मैन एंड द प्रिंस ऑफ द कोर्ट प्लेड सच गेम। जो राजा थे, उनके राजकुमार थे, और जो मंत्री गण थे, वो सब लोग जो है ये गेम को खेलते थे। चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस एक ऐसा खेल है जो भारत में उसका क्या कहते हैं आविष्कार हुआ था। इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया। वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था। Many of our games are enjoyed by children as well as adults। तो बहुत ऐसे खेल हैं जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। These games are our own inventions and are very much part of our own way of life। तो उन्होंने कहा ये सारे खेल जो है हमारी खुद की खोज है और बहुत तरीके से हमारे अंदर मिली हुई है, हम इनको खेलना पसंद करते हैं। Nowadays our tradition are maintained by the achievers। आज के टाइम में जो है हमारे जो ट्रेडिशन है, जो ये खेल है, अब लोगों ने इसको मतलब दूसरे लेवल पर ले गए हैं और इसको एक अचीवर्स यानी कि इनको कुशलता की तरफ और लेके गए, डेवलप किया है इनको, राइट। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स। In next class we will discuss further topics and try to finish this chapter in next class. Hope you like today's class. Thank you for watching the video. Have a nice day. आप काम करो तो एक लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, तीसरा क्यूरियोसिटी यानी कि आप में कुछ कर जाने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट वन इज एबिलिटी, आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। यानी कि चार चीजों पे हमारी जिंदगी टिकी हुई है, लक्ष्य, जिम्मेदारी और आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, और फोर्थ वन इज आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा है कि एक जिंदगी ना सही तरीके से बैलेंस हो पाएगी, सही तरीके से हम उसको अपने रास्ते पर चल पाएंगे जब हम इन चारों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनके अंदर बैलेंस बना के रखेंगे। वी ऑल वर्क, उन्होंने कहा है हम सारे काम करते हैं, ठीक है, सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, सुबह से जाते हैं शाम तक काम करते हैं, आप स्कूल आते हो, स्कूल का काम करते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर ट्यूशन का काम करते हो, तो हम पूरा दिन काम करते हैं, पर हम एक डेली रूटीन को फॉलो करते ना थक जाते हैं, तो हमें रेस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए आपको ब्रेक्स दिए जाते हैं, समर वेकेशन हो गया या फिर आपके विंटर वेकेशन हो गए, आपके ऑफिस में भी आपको छुट्टियां दी जाती हैं, आपको ब्रेक मिलते हैं और उसमें आप बाहर घूमने जाते हैं ताकि अपने आप को री एनर्जाइज करो, जो एनर्जी आप ऑलरेडी लगा चुके हो अपने पहले काम पर, उसको आप अपने आप को रिफ्रेश कर लो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें जो है मतलब काम करने के बाद हमें छुट्टी भी लेनी चाहिए, थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए अपनी एनर्जी को, एक नए तरीके से हम काम कर पाते हैं जब हम कहीं मतलब अपने माइंड को फ्रेश करते हैं तब। तो उन्होंने कहा है कि टोटल जो है ना आपका जिंदगी जो है किस पे निर्भर करती है, रिलेशन जब होती है किसी चीज को पाने की, तो इंसान जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उस रास्ते पे चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। अब उस रास्ते में जो हमने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमें मदद कौन करता है, हमारे माँ बाप करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं, और हम खुद जब तक हम अपनी इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम नहीं चाहते कि हमें कुछ करना है अपनी जिंदगी में तब तक हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे गुरुजन भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। अब उन्होंने आगे कहा है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो हमें मतलब रीडिंग करनी चाहिए, अब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसको आउट ऑफ बाउंड्रीज लेके जाना है तो हमें रीडिंग करनी चाहिए, बुक्स की हो, न्यूज़पेपर की हो, कुछ भी चीज़ जो है हमें इंस्पायर करे ऐसी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से ना तो हमारी नॉलेज, खाली हमारी नॉलेज ही नहीं बढ़ती, हमें जो है प्लेजर भी मिलता है, हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो रीडिंग जो है एक अच्छा सोर्स है अपने आप को अपग्रेड करने का। और वो लोग जो रीड नहीं करते हैं उनको ना उनकी नॉलेज होती है, ना उनके अंदर इंस्पिरेशन होते हैं, ना ही उनके अंदर किसी तरीके का थॉट होता है। तो उन्होंने कहा है कि अच्छी किताबें, अच्छी मदद जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है ना एक बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है, बहुत बड़ा रास्ता है जो हमें तय करना है। तो इस रास्ते में ना ये जो रास्ता है वो एक रथ की तरह है जिसके 4 पहिए होते हैं। एक रथ आपने देखा होगा, रथ में 4 व्हील्स होते हैं। तो ये जीवन जो है ना 4 पहियों पे टिका हुआ है। सबसे पहला पहिया जो है आपका एम्बिशियस का है, यानी कि हमारी क्षमता है उनको निचोड़ लेना चाहिए, हमारी क्षमताओं को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने एम्बिशन को, जो लक्ष्य हमने सोचा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ को ना प्लान करना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसको करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब तक हम एक चीज़ एम्बिशन नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने रास्ते, जो जीवन का रास्ता है उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। हम जब तक चैलेंजेस को सीरियसली लेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जो है ना जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम डर जाएंगे तो आगे ही तो प्रॉब्लम्स वहीं और हमारे ऊपर हावी होंगे, राइट। तो हम जो है कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को हंसी खुशी जो है उन्हें खत्म कर पाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो है यही आपकी स्टोरी है। इसका मॉरल है कि अगर आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन है, यानी कि आप किसी भी चीज के लिए जागरूक हो, चाहते हो कुछ करना, तभी आप अपनी जिंदगी में एक जो लेवल होता है ना सफलता का प्राप्त कर पाओगे। तो दिस इज योर चैप्टर 8, द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो हमारे जीवन की सच्चाई है। So watch this video very carefully to understand the chapter 8 of moral science. Thank you. Have a nice day. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's moral science class. Right? Let's start class by saying quote. Subject moral science है. The name of the book is Live and Let Live, and today we are going to start our chapter 8,
and that is reality of life. So in this class I will thoroughly explain you the chapter instead of reading word by word from your books. तो मैं जो है आज की क्लास में आपको स्टोरी जो है इस रियलिटी ऑफ लाइफ की वो उसके जो है आपको जो है ब्रीफ में समझा दूंगी, वर्ड बाय वर्ड में चैप्टर को रीड आउट नहीं करने वाली। सो व्हाट इज रियलिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो है वास्तविकता क्या है हमारे जीवन की, ये इस चैप्टर में वो बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्टली उन्होंने बताया है कि हम जो है ये पूरा विश्व जो है किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और जो भगवान की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है वो है इंसान, यानी कि हम सबसे खूबसूरत क्रिएशन क्यों है, क्योंकि हमें भगवान ने वो चीज दी है समझने की और इतनी क्षमताएं दी है कि कुछ कर पाए। जानवर कुछ नहीं कर सकता ना, वो पढ़ लिख नहीं सकता, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सके। इसलिए भगवान की जो सबसे खूबसूरत क्रिएशन कहा गया है वो हमें कहा गया है, और कहा गया है कि मतलब मैन जो है ना एम्बिशियस होता है, यानी कि कुछ कर जाना, कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा होती है, और जिस इच्छा जब होती है किसी चीज को पाने की तो इंसान जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उस रास्ते पे चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए तो उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। अब उस रास्ते में जो हमने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमें मदद कौन करता है, मतलब काम करने के बाद हमें छुट्टी भी लेनी चाहिए, थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए अपनी एनर्जी को, एक नए तरीके से हम काम कर पाते हैं जब हम कहीं मतलब अपने माइंड को फ्रेश करते हैं तब। तो उन्होंने कहा कि टोटल जो है ना आपका जिंदगी जो है किस पे निर्भर करती है, रिलेशनशिप पे, आपकी खुशी पर, आपके हंसने पर। एक अच्छी लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, आपके साथ आपके मम्मी पापा होने चाहिए, आपके सगे संबंधी होने चाहिए और आप खुश होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब उन्होंने कहा है कि हमें अच्छा लगता है हम सब लोगों से मिले घुले, बात करें, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर करें। हम अकेले नहीं रह सकते, राइट? आप भी अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाते हो, आप अकेले रह सकते हो नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मैन एक सोशल एनिमल है जिसको किसी ना किसी की साथ जरूरत होती है। हम अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे सोसाइटी में तो हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे, हमारे साथ बैठने उठने वाले होंगे, और अगर हम उनसे गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो कोई हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें बड़ों की और छोटे की, मतलब जो बड़े हैं उनको आदर से देखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ स्माइल करना चाहिए। स्माइल एक ऐसा वेपन है जो सबको आपकी तरफ लेकर आ सकता है। हमेशा मुस्कुराकर सबसे बात करनी चाहिए। आप जितना हंसकर सबको ग्रीट करोगे उनको और उतना ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। लाइफ के अंदर ना बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, उनसे हमें हारना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उनको निचोड़ लेना चाहिए, हमारी क्षमताओं को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने एम्बिशन को, जो लक्ष्य हमने सोचा है गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट। आनंद वाज ओनली कन्फर्ड हॉनरेरी डॉक्टरेट बाय द तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द गेम्स। तो उन्होंने कहा है कि आनंद को जो है क्या कहते हैं, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर का टाइटल मिला है, किससे, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। उन्होंने उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जो उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, उनकी जो उन्होंने जीता है, जो उन्होंने हासिल किया है, उसके लिए उनको ये टाइटल दिया गया है। और एंड ऑल्सो अवॉर्डेड, और उनको और अप्रिसिएशन कह सकते हो, अवार्ड मिला है, इंडियाज हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में मिला है, जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, तो इस तरीके से उनको अवॉर्डेड भी करा गया है। ये भी जो है चेस वर्ल्ड में जो है एक जाना माना नाम है, चेस वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट वर्ल्ड में, दोनों गेम्स है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट योर चैप्टर 13 इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी मूव टू बुक एक्सरसाइज। आई सपोज यू हैव ऑल filled your books exercise as I have given this work to do as homework. Thank you for watching the video. Have a nice day. आविष्कार हुआ था, इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया था। तो चेस का फर्स्ट नेम जो था वो चतुरंगा है। अदर इंडोर गेम्स which have been played here for many years are game with cowrie shells। तो उन्होंने कहा है और भी तरीके के, इंडोर का मतलब होता है जो आप बंद किसी जगह पर खेलते हैं, तो ऐसे खेल और भी तरीके के खेल जो है भारत में इन्वेंट हुए थे, जैसे कि काउरी शेल, बीड्स और सीड्स। These games were played on board or even on the ground
on which various patterns are drawn and players have to throw the shells to see how far to move along the board. तो एक तरीके से जो आज की टर्म में हम है लूडो जिसे कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि गीटी वाला गेम जो है वो उस टाइम पे खेला जाता था। एक बोर्ड बना होता था जिसमें डायरेक्शंस बनी होती थी, वो गोटी को हिलाते थे, जो नंबर आता था उससे आगे मूव करते थे और देखते थे सबसे पहले जो है कौन आ रहा है या कौन आउट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडोर गेम लाइक लूडो। इन द फील्ड एंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन्स एंड विलेज मेनी गेम्स आर प्लेड। तो उन्होंने कहा है कि ये तो बात हुई इंडोर की, अब बात करते हैं आउटडोर की, यानी कि आपकी गलियों में, आपके खुले मैदानों में भी बहुत तरीके के खेल खेले जाते हैं। टीम्स बांट दी जाती है जो कि बहुत पॉपुलर होती हैं, जैसे कि इंडिया के जो पॉपुलर है वो खो खो है, कबड्डी है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने काइट फ्लाइंग जो है पॉपुलर बताया है। कुछ मतलब एक टाइम था जब पतंगबाजी जो है एक बहुत ही मुख्य जो है आपका खेल हुआ करता था। एंड सो आर द गेम्स ऑफ स्पिनिंग अ टॉप, यानी कि लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे, लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे, गोलीज के साथ खेलते थे, स्टापू जिसे कहते हैं वो खेलते थे। देयर आर मेनी अदर गेम्स सच एज ब्लाइंड मैन बफ, यानी कि ब्लाइंड मैन बफ का मतलब है कि आंखों पे पट्टी बांध के आप किसी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। एंड अदर गेम्स विच इन्वॉल्व रनिंग, होपिंग एंड कैचिंग, जिसमें आप पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, रस्सा कूदते, बहुत तरह के खेल जो है उन्होंने बताए हैं। अनदर गेम विच इज प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री बट इज अनहर्ड ऑफ इन फॉरेन कंट्री इज गुल्ली डंडा। तो उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्री में जो है बच्चे हर जगह खेलते हैं, बस ये जो है फॉरेन में लोगों को नहीं पता इस खेल के बारे में, वो है गिल्ली डंडा। दिस गेम इज प्लेड विद अ गिल्ली। आपको पता होगा अगर आपने देखा हो, इसमें दो टूल्स होते हैं, एक गिल्ली होता है, एक डंडा होता है। तो गिल्ली जो है छोटी सी होती है, जो लकड़ी की बनी होती है, शार्प एंड्स होते हैं उसके दोनों के, और एक डंडा होता है वो थिन स्टिक होती है। द गिल्ली इज हिट और स्कूप आउट ऑफ अ होल विद द डंडा। तो उन्होंने कहा डंडे से जो है गिल्ली को मारा जाता था और ऐसे उसको उठा के एक जो आपने फिक्स पॉइंट रखा है वहां तक पहुंचाया जाता था। इंडियन रेसलिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेल स्किल्ड स्पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कुश्ती जो है हमारे भारत की एक बहुत ही कुशल खेल इसको माना गया है। द बॉ एंड सॉरो, जिसको हम तीन पैरों जिसे तीर कमान कहते हैं, हैड प्रोवाइड ग्रेट कॉन्टेस्ट इन द पार्ट। पुराने समय में तीर कमान के बहुत तरीके के प्रतियोगिताएं होती थी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य? अगर आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा ही वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था। Many of our games are enjoyed by children as well as adults. तो बहुत ऐसे खेल। Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. As you know, we are doing our chapter 13, right? We have discussed few topics from that chapter. The topics which we have discussed in our earlier classes was food, festival and films. So in today's class we move to next topic and that is games, right? So in today's class we are going to discuss your topic games and sports. That's on page number 100. When you open your page number 100 of your books, you will see the topic on the top, right? Let's start from your books. Apart from modern games such as, यानी कि जो हमारे आज के जो है आधुनिक खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, नेटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया और भी तरीके के, इंडिया के पास बहुत साल पहले पुराने जो है ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स भी थे। These games have been played for centuries and many of them were even invented here. तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो सालों पहले जो है इन्वेंट किए गए थे और जो इन्वेंशन हुई वो इंडिया में ही हुई थी। द गेम ऑफ चेस हैज बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। जो चेस का गेम है वो भारत में बहुत टाइम पहले से खेला जा रहा है। इट वॉज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग। ये जो है राजाओं का खेल माना जाता था। एज किंग एंड द नॉर्मल मैन एंड द प्रिंस ऑफ द कोर्ट प्लेड सच गेम। जो राजा थे, उनके राजकुमार थे और जो मंत्री गण थे वो सब लोग जो है ये गेम को खेलते थे। चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस एक ऐसा खेल है जो भारत में उसका क्या कहते हैं आविष्कार हुआ था। इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया। वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था। Many of our games are enjoyed by children as well as adults. तो बहुत ऐसे खेल हैं जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। These games are our own inventions and are very much part of our own way of life. तो
हमने कहा ये सारे खेल जो है हमारी खुद की खोज है और बहुत तरीके से हमारे अंदर मिली हुई है, हम इनको खेलना पसंद करते हैं। नाउ आवर डेज आवर ट्रेडिशन आर मेंटेन बाय द अचीवर्स। आज के टाइम में जो है हमारे जो ट्रेडिशन है, जो ये खेल है, अब लोगों ने इसको मतलब दूसरे लेवल पर ले गए हैं और इसको एक अचीवर्स यानी कि इनको कुशलता की तरफ और लेके गए, डेवलप किया है इनको, राइट। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स. In next class we will discuss further topics and try to finish this chapter in next class. Hope you like today's class. Thank you for watching the video. Have a nice day.